मैं ये ज़रूर आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि आप कितने संतुष्ट हैं अपने कामों से 5 साल में? देखिए, हम ये और किसी ने नहीं किया, पूरे प्रदेश में हमने अकेले ने किया है। आपके सरकार के साथ रिश्ते कैसे हैं? महाराज जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे घर के बगल में उनका घर है, इससे हमें हरदम एक पिता का प्रेम मिला है। आपसे मैंने ये बात पूछा था कि क्या योगी जी ब्राह्मणों को उपेक्षा की नज़र से देखते हैं? द्वारिका तिवारी जी को जानते हैं आप? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, हर व्यक्ति ब्राह्मणों को साधने में लगा हुआ है, हर दल के पास अपने ब्राह्मण नेता हैं। आपको कौन सा दल और कौन लोग साध रहे हैं इस बार? चूँकि आप इंडिपेंडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोने की थाली से आरती होना लाजमी है चुनाव नज़दीक। नहीं, हमारा भी प्रमोशन हो जाता अगर आप कह देते बीजेपी में जा रहे हैं। आपके साथ आपका नाता विवादों से भी जुड़ा रहा है, तो इसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? आपको आपके विपक्षी आपको बाहुबली भी कहते हैं। कहीं न कहीं किसी अधिकारी से कुछ हार्ड टॉक हो जाएगी, कुछ बातचीत हो जाएगी, जिसको लेकर के लोग बाहुबली कहते हैं। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौतनवा में और हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं, इनकी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वांचल में एक बड़ा नाम और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद ही कम उम्र में एक ऊंची मुकाम पे पहुंच चुके माननीय विधायक श्री अमन मणि त्रिपाठी जी। अमन जी, सबसे पहले आपका हमारे द पॉइंट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका पिछला जो 5 साल का अभी कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा? अब हम अपना कार्यकाल क्यों बताएंगे? आप तो जनता से पूछिए और चुनाव होने के बाद वोट बताएंगे। ये तो बात सही है कि जनता 5 साल बीत गए हैं और चुनाव बेहद नज़दीक हैं, जनता तो बताएगी। लेकिन इस वक्त आप चूँकि हम सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि आप इस वक्त बाढ़ की समस्या से नौतनवा जूझ रहा है, जिसमें आप काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है बाढ़ की आपके यहाँ? अब तो बाढ़ का पानी काफ़ी कम है। हमारे क्षेत्र में 7 नदियाँ हैं। 7 नदियाँ, वो सातों नदियाँ पहाड़ी हैं और जब पानी पहाड़ों पर बरसता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो वो बह कर के हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे क्षेत्र से बह कर के आके गोरखपुर में मिल जाता है। गोरखपुर में जो पानी, जो बाईपास नया वाला बना है, जो आप देख रहे हैं, पूरा नया 4 लेन सड़क डूब गई है, वो सारा पानी हमारे ही क्षेत्र से डिस्चार्ज होकर के आता है। तो बहुत ही भीषण स्थिति थी और क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि बाढ़ आया तो हम एक्टिव हैं, हम वैसे भी जनरली क्षेत्र में सबके दुख सुख हालचाल में उपस्थित रहते हैं। किसी के कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, जनरली भी हम क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं। जो लोकल समस्याएं होती हैं उसका निस्तारण करते रहते हैं मौके पे। बाढ़ एक दैवीय आपदा है और दैवीय आपदा आती है जिसके ऊपर किसी का बस नहीं है, तो उस समय सबसे आवश्यक होता है अपने लोगों की रक्षा, सुरक्षा, उनको खाद्यान्न पहुंचाना, उनको हर तरीके की व्यवस्था करना। जो भी आदमी बेघर हो जाता है बाढ़ में, उसके घर में पानी है, वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, हर चीज़ की व्यवस्था। जाने में असमर्थता होती है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल से, पैदल नहीं जा सकते। तो इस बार हम लोग ट्रैक्टर से गए, मोटर बोट अवेलेबल नहीं थी उस समय तक, एनडीआरएफ टीम नहीं पहुंच पाई थी, हम लोग पहले पहुंचे थे। तो हम लोग ट्रैक्टर से जहाँ तक जा पाए वहाँ तक गए, जहाँ पैदल जा पाए वहाँ पैदल गए, जहाँ मोटरसाइकिल से जा पाए वहाँ मोटरसाइकिल से गए। ऐसे ही करके पूरे क्षेत्र का दौरा किया और जो समस्याएं थीं उनको उससे निजात दिलाया। चूँकि चुनाव नज़दीक है तो ज़्यादा हमारे प्रश्न चुनाव पे ही आधारित रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो कि आमतौर पे पार्टियों का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस है और तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन इस पार्टियों के गढ़ वाले प्रदेश से ख़ास तौर पे पूर्वांचल जो कि उत्तर प्रदेश का एक हाईवे माना जाता है लखनऊ तक पहुंचने के लिए, राजनीतिक हाईवे, आप निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत कर आए। कितनी चुनौती थी आपके पास? चुनौतियाँ तो निश्चित तौर पे बहुत थी, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता इकट्ठा होकर के हरदम हमारे साथ खड़ी रही। पिछला इलेक्शन 2012 में जो 2000 मतों से हम हारे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि वो जो सज्जन जीते उन्होंने क्षेत्र में घूम के यही कहा कि हम 4 बार 5 बार बाप से हारे हैं, बेटे से मत हराओ। तो जनता भावुक होकर के, जनता ने हमसे भी कहा, जो सबसे बुरा जवाब मुझे किसी का मिला क्षेत्र में कैंपेनिंग के तहत, तो उन्होंने कहा बाबू आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इनको भी एक बार बना के जिता के देख लेने दीजिए। इनका कहना है कि हमको कभी आज तक आप लोगों ने नहीं चुना, तो एक बार हमें भी, तो ये उनको चुना गया, जनता ने देख लिया, उनके कार्यकाल को देख लिया। जो आदमी 74,000 वोट पाया था वो आदमी 47,000 वोट पर सिमट गया।
आपने कहा कि जनता ने उनको मौका दिया, फिर से 17 में आपको भी जनता ने मौका दिया। आपने अभी बताया कि मैं क्यों बताऊँ, आप जनता से पूछिए, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि आप कितने संतुष्ट हैं अपने कामों से 5 साल में? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम था, रोहिन नहर प्रणाली। जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और वो नौतनवा आए थे, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए उस समय डैम बनाने का दिया था। वो डैम बसपा की सरकार में टूट गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों ग्राम सभाओं में खेती के लिए पानी की व्यवस्था नहीं सही थी। 200 करोड़ रुपए, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ रुपए की रोहिन नहर प्रणाली पे काम चालू हो गया है, जिससे सैकड़ों गांव अपने खेत सींच सकेंगे, हजारों हेक्टेयर खेत सींचे जाएंगे। जो किसान, देखिए उत्तर प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है और मेरा क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्र है, तो ज़्यादातर 90% लोग की जीविका खेती और किसानी से चलती है। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे क्षेत्र में कहिए मानी जाएगी रोहिन नहर प्रणाली। बाकी आप सड़कों की बात करिए तो सड़कें हमारे पिता अमरमणि त्रिपाठी जी ने भी एक पिछड़े क्षेत्र को अगड़ा बना दिया सड़कें बना करके। हमने चौराहों को, ग्राम सभाओं को, आप हाई मास्ट लाइट देखिए, आपको गोरखपुर शहर में दिखाई देगी, लखनऊ हजरतगंज दिखाई देगी, और लखनऊ से आप नौतनवा तक चले जाइए, केवल लखनऊ गोरखपुर का शहर में, उसके बाद नौतनवा जैसे ही आप एंटर करेंगे पहले चौराहे से, पहली ग्राम सभा से और अंतिम ग्राम सभा तक हर चौराहों पर हाई मास्ट लाइट लगी है, जो लोगों को रात में भी उजाला देती है, अच्छी उजाला, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत सी सुविधाएं लोगों को उस हाई मास्ट लाइटों से मिल रही है। ये और किसी ने नहीं किया, पूरे प्रदेश में हमने अकेले ने किया है। आमतौर पे जो विपक्ष के या दूसरे दल के विधायक होते हैं, वो उनके काम के बारे में आप पूछिए तो वो आपसे बताएंगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। एक सरकार पे आक्षेप जरूर लगा देंगे, भले उन्होंने काम किया, अलग मुद्दा है। आपके सरकार के साथ रिश्ते कैसे हैं? हमने पहले भी जब हम चुनाव जीत के आए थे तभी हमने कहा था योगी जी हमारे गार्जियन हैं, महाराज जी हमारे गार्जियन हैं, हमारे घर के बगल में उनका घर है और उनसे हमें हरदम एक पिता का प्रेम मिला है। वही व्यवहार उनका आज नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था मंदिर में दर्शन करने जाता था तब भी, और आज मैं विधायक हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो भी वही हमारा और उनका व्यवहार, वही संबंध है। देखिए, संबंध कोई दलगत नहीं होते हैं, या किसी से ज़रूरी नहीं किसी के किसी संबंध केवल दलगत होते हैं, निजी भी संबंध होते हैं। वो भी गोरखपुर शहर में महाराज जी भी लंबे समय से राजनीति कर रहे, 6-6, 7-7 बार सांसद रहे, इस क्षेत्र से चुन के गए। उन्होंने अगर हमसे कभी मदद मांगी है तो हमसे भी जो यथासंभव मदद हो सकी हमने की है, लेकिन और महाराज जी से भी हमने कभी कुछ कहा तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। महाराज जी ने आपका सपोर्ट किया, ऐसा आप कह रहे हैं। पिछले 2 सालों में आपके जो आपने गार्जियन कहा महाराज जी को, आप गार्जियन पे आरोप लगता रहा है कि ब्राह्मण उपेक्षित रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिसका नतीजा ये रहा कि कोई परशुराम की मूर्तियाँ बांट रहा है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है? हर दल के पास हर कैडर के नेता होते हैं। हर दल के पास, आप समाजवादी पार्टी ले लिए, बहुजन समाज पार्टी ले लिए, भारतीय जनता पार्टी ले लिए, कांग्रेस ले लीजिए, एक वातावरण ऐसा ज़रूर बना, इस पे हम बहुत बोलना नहीं चाहेंगे, एक वातावरण ऐसा बहुत बना जिसमें सब लोग ब्राह्मणों को साधने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि ब्राह्मण बहन जी की सरकार बनी। ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट बांटा, ब्राह्मणों ने और उनके अपने निजी वोटों ने मिलकर के सरकार बनाई। अखिलेश यादव जी की सरकार में भी आप देखिए, लखनऊ से ही अभिषेक मिश्रा जी जीत के आए थे, अयोध्या कभी नहीं जीतते थे, पवन पांडे जी जीत के आए, तो ब्राह्मणों को उन्होंने मौका दिया और ब्राह्मणों ने उनकी सरकार बनाई। तो ब्राह्मण एक की फैक्टर तो होता ही है, ब्राह्मण जिस ओर जाते हैं वो निश्चित तौर पे एक भारी दबदबा लेके जाते हैं और झुकाव लोगों का उनके प्रति होता है। देखिए, ब्राह्मणों का काम मूल रूप से जो हमारे ग्रंथों में कहा गया, जो पूर्व में कहा गया, वो ज्ञान बांटने का है, पूजा पाठ करना और ज्ञान बांटना। तो ज्ञान बांटना, ज्ञानवर्धन करना, समाज का ज्ञानवर्धन करना काम ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण जिसकी तरफ रहेंगे, जिसकी तरफ झुकाव रहेगा, ब्राह्मण समाज की जो मदद करेगा, ब्राह्मण उनके पक्ष में अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मणों को रहता है। नहीं, मैंने आपसे, ये तो आपने बताया वो हो गई, आपसे मैंने ये बात पूछा था कि क्या योगी जी ब्राह्मणों को उपेक्षा की नज़र से देखते हैं? द्वारिका तिवारी जी को जानते हैं आप? हाँ, द्वारिका तिवारी जी पूरे मंदिर को चलाते हैं, पंडित हैं,
ऐसे 1000 ब्राह्मणों का नाम मैं गिना सकता हूँ आपको। तो आप इसे राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता रहा हूँ, हर व्यक्ति ब्राह्मणों को साधने में लगा हुआ है, हर दल के पास अपने ब्राह्मण नेता हैं। आपको कौन सा दल और कौन लोग साध रहे हैं इस बार? चूंकि आप इंडिपेंडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोने की थाली से आरती होना लाजमी है चुनाव नज़दीक। नहीं, अभी तक तो हमारी किसी से भी किसी विषय पे बात नहीं हुई। ऑल्दो महाराज जी से भी चुनाव लड़ने के बारे में या दल ज्वाइन करने के बारे में इस विषय पे कभी कोई बात नहीं हुई है। अभी ये आगे का विषय है, ये तो भविष्य के गर्त में है। अगर कोई हमसे संपर्क करेगा और हमको उनकी नीतियाँ अच्छी लगेंगी, जो जन कल्याणकारी हों, जो जनता को सीधे मदद पहुँचाए, हम उनकी मदद करेंगे। हमारा भी प्रमोशन हो जाता अगर आप कह देते बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि मैं ये भविष्य के गर्त में है, और जो भी व्यक्ति, जो भी दल हमारे समाज के बारे में और पूरे समाज के बारे में, हमारी समाज के बारे में, पूरे समाज उत्तर प्रदेश के बारे में जो जन कल्याणकारी नीतियाँ जिसकी सबसे अच्छी रहेंगी, हम उनका साथ दे करके और आगे मदद करेंगे। आपने बेहद कम उम्र में, लगभग मुझे जहाँ तक पता है 26 साल की एज में आप विधायक बन गए थे। 27 साल के आप विधायक बन गए थे। इतनी कम उम्र में आपने मुकाम हासिल किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ आपका नाता विवादों से भी जुड़ा रहा है, तो इसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं रहती हैं लोगों की। हमारे बहुत से राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जो प्रतिदिन प्रति मिनट ये प्रयासरत रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग जाए, जिससे हमारी छवि धूमिल हो जाए, जिससे हमें चुनाव जीतने में दिक्कत हो। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप राजनीति में सबके ऊपर लगते रहते हैं, हमारे ऊपर भी लगे। हमारे विरोधियों ने थोड़ी प्रबलता से मदद करके वादी मुकदमाओं से आर्थिक रूप से उनकी मदद की, और तरीक़ों से उनकी मदद की कि वो हमसे लड़ें और हमारे इमेज को डेंट करे। मतलब जो इमेज प्रस्तुत मीडिया द्वारा समाज में किया जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी गुंडे हैं, अमरमणि त्रिपाठी ने हत्या कर दी, अमरमणि त्रिपाठी ने अपहरण कर दिया, ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और एक पार्टीबंदी का नतीजा है जिसको हम झेल रहे हैं। आपने सही कहा कि आपको तरह तरह के उपनामों से वो किया जाता है। आपके विपक्षी आपको बाहुबली भी कहते हैं, लेकिन आपकी लोकप्रियता का कारण आप क्या मानते हैं? हम अपने क्षेत्र की जनता के हर दुख हर सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। उनके ऊपर आँच, मैक्सिमम प्रयास यही करते हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का आँच ना आए। और हमारे क्षेत्र की जनता नहीं है, हमारा परिवार है, वो हमारे बारे में एक एक चीज़ जानते हैं, हम उनके बारे में एक एक चीज़ जानते हैं। जहाँ तक रही उनकी सेवा करने की बात, उनकी रक्षा करने की बात, तो हाँ, ज़रूर कहीं न कहीं किसी अधिकारी से कुछ हार्ट टॉक हो जाएगी, कुछ बातचीत हो जाएगी, जिसको लेकर के लोग बाहुबली कहते हैं। लेकिन हमको उस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारी क्षेत्र की जनता की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए जो भी कदम हमको उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। अब चुनाव नज़दीक है, जाहिर सी बात है, इस बार नौतनवा से ही दावेदारी ठोकेंगे, तो आपके जहन में और क्या सपने हैं नौतनवा को लेकर? एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो हम तो प्रयासरत हैं निरंतर कि नौतनवा विधानसभा चमकता रहे, संवरता रहे, विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहे। कुछ छोटे मोटे काम हैं, जैसे लक्ष्मीपुर बाईपास अभी नहीं बन पाया, उसकी फ़ाइल पेंडिंग है PWD मिनिस्टर के यहाँ। हमारा प्रयास है कि वो बन जाए। ऐसे छोटे छोटे कई काम हैं। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि हम कोई ऐसा कार्य, ऐसी नीति लेकर के आए जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को हमारे क्षेत्र में ही रोज़गार मिले। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि ज़्यादातर लड़के, कोई बम्बई कमाने जा रहा है, कोई पंजाब कमाने जा रहा है। उनकी दुर्दशा भी इस कोरोना काल में हम लोगों ने देखी। उन लोगों को भाग करके घर वापस आना पड़ा। क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रांतों में क्या क्या दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ। तो मेरी कोशिश है कि कोई एक ऐसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री सेटल हो जाए नौतनवा में। नेपाल हमारे पास से नज़दीक है, हमारा दिन भर का व्यापार नेपाल के साथ है। तो कोई एक ऐसी फैक्ट्री स्थापित हो जाए जिससे हमारे क्षेत्र के 10-20 हज़ार 25 हज़ार नौजवानों को वहीं रोज़गार मिले, प्रतिदिन जाएं, कमा करके अपने घर आएँ और रहें। हमारे चैनल के माध्यम से अब आप अपनी नौतनवा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इस समय कोविड का समय है। अभी कोविड पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ। देश और प्रदेश के डॉक्टर और सभी बड़े लोग ये बता रहे हैं कि अभी हम लोगों को सतर्कता बरतनी है और हम लोगों को कोविड से लड़ने के लिए
सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो मेरा सबसे यही हाथ जोड़ के करवृद्ध प्रार्थना है कि आप इसको खिलवाड़ के तौर पे न लें। आप खुद सक्षम हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कोविड से बचाने में लिए। इसमें सबसे पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। सरकार तो जो संभव कर पा रही है वो करेगी ही, लेकिन इस आपातकाल की स्थिति में आपने भी देखा कि बेड मिलना दुश्वार था, ऑक्सीजन मिलना दुश्वार था, दवाइयाँ मिलनी दुश्वार थी। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, महफूज रखें, यही हमारी कोशिश है, यही हमारा मानना है। और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी कोशिश है कि आप दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर रहें। आपसे हमारी मुलाकात आगे भी होती रहेगी। आपके राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाओं के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरे के पीछे हमारे साथी सोनू हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।